जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। ये चैप्टर 11th-12th सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स और कॉम स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ कॉमर्स से आने वाली टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एनटीए नेट जैसे एग्जाम्स से भी रिलेटेड एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है कुल मिलाकर कॉमर्स पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए, और सही तरीके से मैनेजरियल डिसीजंस को जानने के लिए भी ये चैप्टर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कंप्लीट मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही बहुत महत्वपूर्ण है मैनेजरियल डिसीजंस को सही तरीके से स्टडी करने के लिए। तो इसमें मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इससे पहले रेशियो एनालिसिस पढ़ा चुका हूँ, कंप्लीट एकदम डिटेल में पढ़ाया हुआ है, और उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर के बाद में उसको भी देख सकते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट में पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि फंड फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली होता क्या है और क्यों तैयार किया जाता है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट की जब बात करेंगे तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं। नंबर 1 पर आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, नंबर 2 पर आता है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नंबर 3 पर आता है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो मैंने कहा था कि मैं अगले 5 वीडियो दूंगा और 5 में ही सब कुछ खत्म करूंगा। एक वीडियो प्रीवियस में दे चुका हूं। आज हम लोग बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल पर। कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल आज खत्म करूंगा। अगले वीडियो में बात करेंगे एडजस्टेड पीएल अकाउंट पर, और उसके अगले वीडियो में बात करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट, उसके अगले वीडियो में बात करेंगे कि एडजस्टमेंट क्या होती हैं और कैसे उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं, और आज हम लोग जानेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इसको शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। आप स्टेटमेंट कहें या शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल कहें, दोनों में कोई अंतर नहीं है। देखिए, हमको वर्किंग कैपिटल जाननी होती है। अगर मैं एक ही वर्ष में बात करूं वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, तो किसी एक ही वर्ष में करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी कर दो तो आपका वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। लेकिन मैं क्या जानना चाहता हूं, मैं चेंज जानना चाहता हूं। किस आधार पर चेंज जानना चाहता हूं, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के बीच में क्या चेंज आया है, वही तो हमको जानना है। तो इसके लिए हमें एक स्टेटमेंट ही तैयार करना पड़ेगा, एक निश्चित फॉर्मूले में इसको तैयार नहीं किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका फॉर्मेट बनाया जाता है। तो इसका फॉर्मेट बहुत ही सिंपल होता है। प्रीवियस ईयर और यहां पर करंट ईयर, ओके, प्रीवियस ईयर अमाउंट और यहां पर करंट ईयर अमाउंट। यहां पर होता है चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अगर इंक्रीज होती है तो यहां पर, और अगर डिक्रीज होती है तो यहां पर लिखा जाता है। ये हमारा फॉर्मेट बन जाता है। अब फिर उसके आगे कैसे चलेंगे, तो देखो यहां पर सबसे पहले हेडिंग डाल दी जाती है आपकी करंट असेट्स। करंट असेट्स हेडिंग डाल देंगे, और जितनी भी करंट असेट्स होंगी वो सब की सब हम लोग लिख लेंगे। जैसे सपोज दैट करंट असेट्स कौन कौन सी होती हैं, मान लो हमारे पास में मोस्टली कौन सी मिलेंगी, कैश। अब इसको कैसे तैयार किया जाए, तो मैं एक ऐसी फिगर्स ले लेता हूं कुछ, और उसके आधार पे आपको बता देता हूं कैसे तैयार किया जाएगा। प्रीवियस ईयर में मान लो मेरा कैश था कितना, 20,000 रुपए का, ओके, और करंट ईयर में मेरा कैश कितना है, 30,000 रुपए है। तो अभी देखो क्या हुआ, मेरा करंट यहाँ प्रीवियस ईयर में 20,000 था, यहाँ कितना है, 30,000। तो करंट असेट्स मेरी बढ़ रही है। जब करंट असेट्स बढ़ रही होती है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही होती है। जब भी करंट असेट्स बढ़ रही होती है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही होती है। तो यहां देखो वर्किंग कैपिटल कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 10,000। ठीक है, लिख लिया। फिर आपका यहां पर हो सकता है स्टॉक, हो सकता क्या होता ही है, स्टॉक मान लो पहले था 50,000, अब है 70,000। तो इसका मतलब है ये भी 20,000 रुपए से हमारा बढ़ गया है, तो 20,000 हम यहां पर लिख लेंगे। फिर इसके बाद में डेटर्स, डेटर्स के संदर्भ में हमेशा ध्यान रखिएगा ये ग्रॉस वैल्यू इनकी ली जाती है। ये पॉइंट बहुत ध्यान रखिएगा। जब कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो डेटर्स के साथ में एडजस्टमेंट जोड़ देता है और आपसे पूछेगा वर्किंग कैपिटल का चेंज बताओ, तो आप एडजस्टमेंट हटा के फिर निकाल दोगे, नहीं, ग्रॉस वैल्यू ली जाती है यहाँ पर वर्किंग कैपिटल के चेंज के लिए। यहाँ पर डेटर्स मान लो पहले आपके थे 40,000 के, लेकिन अब केवल रह गए हैं 20,000 के। तो इसका मतलब है कि 20,000 रुपए आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो घट गया है।
ठीक है ना, क्योंकि मेरा जो यहाँ डेटर्स थे वो कम हो रहे हैं। करंट एसेट्स जब कम होती है तो वर्किंग कैपिटल कम हो जाती है, और करंट एसेट्स जब बढ़ रही होती है तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ रही होती है। करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल का फेवरेबल रिलेशन होता है, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। अब यहां पर और क्या आता है, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज कौन सी होती हैं, विपणन योग्य प्रतिभूतियां, या इनको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एक ही बात होती है ये मान लो मेरा पहले था 60,000 का, अभी हो गया है 50,000, तो देखो क्या हो गया है, 10,000 से ये घट गया है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आपको। ऐसी जितने भी हमारी जितनी भी करंट एसेट्स होंगी, मान लो हमारे पास एडवांस भी है, एडवांस है ना, ये पहले था 20,000 का, अभी रह गया केवल 5,000, तो इसका मतलब क्या है कि और मेरी 15,000 रुपए की वर्किंग कैपिटल घट गई है। ये देखो कम पड़ेगा तो घट रही है, करंट एसेट्स कम हो रहा है, करंट ईयर में कम हो रहा है तो घट रही है, 15,000 रुपए से ये भी मेरी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो गई है। ऐसे जितनी भी करंट एसेट्स होती हैं, प्रीपेड हो गया, एडवांस हो गया, बीआर हो गया, वो सब कुछ यहीं पर आता है, सब कुछ लिख लेंगे, फिर उसको यहां पर हम टोटल करेंगे, यहां पर करेंगे, इधर 2 लाइन छोड़ देंगे, टोटल करेंगे तो क्या आएगा मेरा, जितना भी आए 6 2 8 80,000 और 40,000 1,20,000 और 20 1,40,000 और 5 1,90,000, 1,90,000। इधर का टोटल कितना आएगा, 7 3 10 2 12 12 और 5 17, 1,75,000। कितना आया, 1,75,000। इसको कहेंगे टोटल ए। अब इसके बाद में हेडिंग डालेंगे हम लोग करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। ठीक है ना, करंट लाइबिलिटी में क्या आता है, मान लो क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स पहले थे 60,000 के और अब हैं 80,000 के। ठीक है ना, तो देखो क्रेडिटर्स जब घट रहे होते हैं, क्रेडिटर जब भी करंट लाइबिलिटी घट रही होती है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ रही होती है, और जब भी करंट लाइबिलिटी बढ़ रही होती है तो वर्किंग कैपिटल घट रही होती है। इसका एडवर्स रिलेशन होता है वर्किंग कैपिटल के साथ। तो यहां पर देखो क्या हुआ, क्रेडिटर्स बढ़ गए, इसका मतलब है कि मेरी करंट लाइबिलिटी घट गई, ठीक उतने से ही घट गई जितने से मेरी करंट लाइबिलिटी बढ़ गई। अब मान लो साथ में आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग पहले 40,000 थे और अभी केवल हमारे 10,000 के रह गए हैं। इसका मतलब है कि वर्किंग कैपिटल 30,000 रुपए से बढ़ गई है। ठीक है, बीपी अगर दिया हुआ है आपको, मतलब बिल्स पेबल, पहले ये 50,000 रुपए का था, 50 नहीं इसको 20 कर लीजिए, पहले 20,000 रुपए का था और अभी ये केवल 5,000 रुपए का रह गया है। ठीक है, तो 20,000 पहले था, अभी केवल 5,000 रह गया, तो करंट लायबिलिटी क्या हुई, घट गई। करंट लायबिलिटी जब घटती है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ती है, कितनी बढ़ गई, 15,000 रुपए से बढ़ गई है। ठीक है ना, साथ में हो सकता है आपको अनर्ड इनकम दिया हो, अनर्ड इनकम। ठीक है ना, अनर्ड इनकम ये पहले 30,000 रुपए की थी और अभी ये 20,000 रुपए की हो गई है, तो इसका मतलब है मेरी वर्किंग कैपिटल जो है वो 10,000 रुपए से बढ़ गई है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। ऐसी कोई भी इनकम और साथ में हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, उसको भी यहां पर लिख लिया जाएगा। ध्यान देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड्स, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड्स अगर स्पष्ट रूप से करंट लायबिलिटी के हेड में लिखा हुआ है तो ही उसको करंट लायबिलिटी मानना चाहिए, अदरवाइज उसको करंट लायबिलिटी नहीं मानना चाहिए। ठीक है ना, उसको फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन और फंड फ्लो स्टेटमेंट में ले जाना चाहिए, यहां वर्किंग कैपिटल में उसको नहीं लाना चाहिए क्योंकि वो करंट लायबिलिटी नहीं होती है। ओके, बात समझ में आ रही है? जी हाँ सर, समझ में आ रही है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, तो यहां पर हम लोग टोटल बी करेंगे, यहां पर यहां टोटल बी, इसका टोटल करो 6 4 10 और ये हमारा 5 हो गया, मतलब 1,50,000 और यहां पर इसका टोटल 8 1 9 9 2 11 1,15,000। ठीक है, अब क्या हो गया, करंट एसेट्स हो गई, करंट लायबिलिटी हो गई, तो वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल बराबर कैसे आता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी या फिर ए माइनस बी, क्योंकि ए का मतलब है करंट एसेट्स और बी का मतलब है करंट लायबिलिटी। तो 1,90,000 माइनस 50,000 करें, कितना आएगा, 40,000। ठीक है,
और यहाँ पर 1,75,000 माइनस 1,15,000 करिए आप तो कितना आएगा, 60,000 आएगा। कितना आएगा, 60,000 आएगा। तो देखिए प्रीवियस ईयर में आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी थी, 40,000 थी। कितनी थी, 40,000 थी। लेकिन जब हम लोग करंट ईयर में गए हैं, जब हम लोग करंट ईयर में गए हैं तो वहां पर हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी हो गई है, 60,000 हो गई है। तो वर्किंग कैपिटल घट गई है या बढ़ गई है, तो 40 और 60 में कौन ज्यादा होता है, 60 ज्यादा है। जिसका मतलब है कि मेरी वर्किंग कैपिटल कितनी बढ़ गई है, 20,000 रुपए से बढ़ गई है। तो यहां पर नीचे लिखा जाएगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। ओके, कितना बढ़ा, तो यहां 20,000 रुपए ये बढ़ गया है। हमको उधर लिखना होता है जिधर से ये बैलेंस बराबर हो जाए। तो देखो यहां हमने 20 लिखा तो कितना हो गया, 60,000 ये कंप्लीट हो गया। यहां पर भी ये 60 हो गया, 60 हो गया। बात क्लियर है। ये लिखने का तरीका ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमने लिखा 40 के साथ 20 को जोड़ा तो 60। अगर मान लो यहां पर कम होता तो मैं यहां पर लिखता और यहां लिखता डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, यहां पर लिखता। अब उसके बाद में क्या करना है, यहां वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है ना, जब वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही होगी तो उसको डिक्रीज के कॉलम में लेके चले जाइए और वहां पर ठीक उतना ही पैसा आप 20,000 रुपए लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज, वहां क्यों लिखें, वर्किंग कैपिटल अगर इंक्रीज हुई है तो उसका यूज तो करोगे ना कहीं, उसका यूज कहीं ना कहीं आप कर लेंगे ना। तो अगर यूज करेंगे जब उसका, तो क्या हो जाएगी, वर्किंग कैपिटल आपकी घट जाएगी। तो अगर इंक्रीज हो रही होती है तो डिक्रीज में लिखेंगे, और अगर डिक्रीज हो रही होती है तो इंक्रीज में लिखेंगे। और इसको लिखने के बाद इनका टोटल, इंक्रीज और डिक्रीज का टोटल अपने आप बराबर हो जाना चाहिए। अगर हो गया तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल आपका सही बना हुआ है। चलो टोटल करके देखते हैं। 2 1 3, 3 3 6, 6 और 1 7, 7 1 8 और 5, मतलब 85,000 रुपए इधर का टोटल हमारा हो रहा है। ठीक है, इधर आओ तो कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3 और 2 5, 5 1 6, 6 और 2 8 और 5 85, 85 और 85,000 का टोटल हमारा हो गया। तो कुछ कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कर रहे होगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल आप इसी तरीके से तैयार करोगे। उम्मीद है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बस ध्यान दीजिए कि 2 बातों पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए जब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बना रहे हैं। प्रपोज डिविडेंड्स और प्रोविजन फॉर टैक्स अगर करंट लायबिलिटी के हेड में लिखा है तो ही उसको करंट लायबिलिटी मानिएगा, अदरवाइज करंट लायबिलिटी उसको नहीं मानेंगे। ओके, दूसरी बात है कि कोई भी एडजस्टमेंट में दी गई वैल्यू कभी भी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में नहीं आती। एडजस्टमेंट में दी गई कोई भी वैल्यू कभी भी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में नहीं आती। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल को बनाते समय सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट को ही ध्यान में रखना चाहिए, वो भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के हेड को बस, और कुछ भी नहीं देखेंगे हम लोग इसको तैयार करते समय। तो इन 2 बातों के साथ में उम्मीद है आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में साझा करें, अपना स्नेह हमारे साथ लगातार बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में और वहां देखेंगे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन अर्थात एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे तैयार किया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।